हेलो क्लास। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे थोड़ा सा एलाइज़ा के बारे में, जो कि आपको यहाँ पर सामने इमेज में दिख रहा है। एलाइज़ा के बारे में पढ़ा था। उसके बाद में मैंने आपको रिया के बारे में सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन दिया था और उसका वर्किंग प्रिंसिपल बताया था कि किस बेसिस पे जो रिया है, रेडियो इम्यूनोएसे है, वो वर्क करता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन, इसका डेफिनेशन, प्रिंसिपल हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। कंपोनेंट्स के बाद हम लोग को करनी थी आज की क्लास में। ठीक है, तो बात करते हैं कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं रिया के। तो कंपोनेंट्स में बहुत सी चीज़ें आती हैं, यानी कि रिया के टेस्ट में यूज़ होने वाले कुछ मशीन्स और कुछ प्रोसीजर्स के बारे में यहाँ पर हम लोग को डिस्कस करना है। सबसे पहली चीज़ है रेडियो एक्टिव एंटीजन, जो कि मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल में कि उस रेडियो एक्टिव एंटीजन के साथ में एंटीबॉडीज़ को मिक्स करते हैं, फिर हम उसमें सैंपल डालते हैं और फिर देखते हैं कि सैंपल का एंटीजन जो है वो पहले से लेबल्ड एंटीजन को साइड करके खुद बाइंड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो रेडियो एक्टिव एंटीजन, या इसी को ही हम बोलते हैं ट्रेसर। ट्रेसर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये यूज़ होता है ट्रेस करने के लिए। ये हमको बताता है एक्चुअल टेस्ट रिज़ल्ट, इस वजह से इसका नाम हमने ट्रेसर रखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे कि ट्रेसर के लिए हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं एटलीस्ट। तो एक नोन एंटीजन होना चाहिए हमारे पास, जो कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप के साथ होना चाहिए। यानी आइसोटोप इसका जो होता है वो रेडियो एक्टिव होना चाहिए, और ताकि रेडियो वेव्स को वो कलेक्ट कर सके। ठीक है, उनके साथ कंबाइंड होकर लाइट इमिट कर सके। और कॉमन आइसोटाइप्स के कुछ आपको एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे आइसोटोपिंग के लिए आप आयोडीन यूज़ कर सकते हैं। आयोडीन एक येलो कलर का, डार्क येलो कलर का पदार्थ होता है, जो कि जब एंटीजन्स के साथ में बाइंड करता है तो वो एक कॉम्प्लेक्स बना देता है और वो दूर से हमें दिखाई देता है। तो आयोडीन यूज़ होता है। ठीक है, आयोडीन 125, आयोडीन 131, ये उसके मॉलिक्यूलर वेट के बिहाफ पर हैं, अलग अलग टाइप के आयोडीन्स। इसकी वजह से हम इसके अलावा हम ट्राइटियम भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो पहला कंपोनेंट रिया परफॉर्म करने के लिए हमारे पास होना चाहिए रेडियो एक्टिव एंटीजन। दूसरा अनलेबल्ड एंटीजन। अनलेबल्ड एंटीजन में पेशेंट का सैंपल आता है, यानी पेशेंट के सैंपल में प्रेजेंट एंटीजन्स। ठीक है, इसमें बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि अगर हम HBsAg के लिए यानी हेपेटाइटिस बी के लिए कर सकते हैं तो एंटीजन HBsAg यूज़ होगा। अगर हम हेपेटाइटिस सी के लिए यूज़ कर रहे हैं तो एंटीजन HCV होगा। यानी ये डिपेंड करेगा कि हम किस टेस्ट के लिए परफॉर्म करें रिया, और उसी का अनलेबल्ड एंटीजन हमारे पास होगा। उसके बाद स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़, ऐसी एंटीबॉडीज़ जो उस एक टाइप के एंटीजन के साथ में बाइंड कर सकें। इसके अलावा हमारे पास होना चाहिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एक नोन कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन्स को कंटेन करके रखता है। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड कर्व को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। इससे हम देखते हैं कि जो रिया का मशीन है वो प्रॉपरली कैलिब्रेटेड है या नहीं, प्रॉपर टेस्ट रिज़ल्ट परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। बात करते हैं सेपरेशन सिस्टम। सेपरेशन सिस्टम में हम लोग डिस्कस करते हैं एक ऐसे एंटीबॉडी और एंटीजन के कॉम्प्लेक्सन को, जो कि जब भी उस सैंपल का एंटीजन इसमें मिक्स किया जाएगा तो वो सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या चीज़ का बना होता है? मेनली
ये एक सेकेंड एंटीबॉडी प्रेसिपिटेशन होता है जो कि एक्टिवेटेड चारकोल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। सॉलिड फेज सेपरेशन कराता है, यानी कि सेपरेट कराता है अलग अलग, ठीक है। सेपरेट क्या कराएगा, जो बाउंडेड एंटीजन एंटीबॉडी हैं उनके साथ में जो है बाइंड होकर के फ्री एंटीजन्स को और कॉम्प्लेक्सेस को अलग अलग कराएगा, ठीक है। कि जितनों में एंटीजन एंटीबॉडी का बाउंडेशन हो गया है उसको अलग कर देगा, जो फ्री फॉर्म में है उनको भी अलग कर देगा। उसके बाद में बात करेंगे हम गामा काउंटर। गामा काउंटर ही मेन एक ऐसा चीज़ है, ऐसा कंपोनेंट है रिया मशीन का, जो कि रेडियो एक्टिविटी को मेज़र करता है, जो कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप इमिट करते हैं। यानी जो आयोडीन के आइसोटोप्स हमने जोड़े थे, एंटीजन्स और एंटीबॉडी का रिएक्शन हमने बनाया था, उसके अंदर जो गामा काउंटर होगा वो रेडियो एक्टिविटी को मेज़र करता है, ठीक है। तो ये मेन डिटेक्शन का काम करेगा। तो रिया के जो पूरा रिया का मशीन है उसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो गामा काउंटर ही होता है, बिकॉज़ वो जो इमिटेड वाले कॉम्प्लेक्सेस बने हैं एंटीजन एंटीबॉडीज़ के, उनको मेज़र करने का काम करता है। उसके बाद में बात करेंगे वर्किंग प्रोसीजर की। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड प्रिपेयर करना है, एंटीजन कंसंट्रेशन प्रिपेयर करना है, ठीक है। रेडियो एक्टिव एंटीजन्स को प्रिपेयर करना है और एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ को भी प्रिपेयर करके आपस में मिलाना है। फिर हमको क्या करना है, हमने रेडियो एक्टिव एंटीजन को और एंटीबॉडीज़ को मिक्स कर लिया, फिर हमको ऐड करना है स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़। उसके बाद पेशेंट का सैंपल ऐड करेंगे, सैंपल में स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड ऐड करेंगे, ठीक है। फिर अलाउ करेंगे इंक्यूबेट होने के लिए, इतनी देर में ये क्या करेंगे, कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग करेंगे, ठीक है। सेपरेट हो जाएंगे जो फ्री एंटीजन्स होंगे आपस में, ठीक है। उसके बाद में स्टैंडर्ड कर्व का फॉर्मेशन करेंगे, ओके। उसके बाद में फ्री एंटीजन्स जो प्रेजेंट होंगे, मान लीजिए हमने कुछ अमाउंट में लेबल्ड एंटीजन डाले, एंटीबॉडीज़ डाली, उनका मिक्सचर बन गया, सैंपल भी हमने ऐड कर दिया। जब हमने अलाउ किया था तो हमने देखा कि जो बाउंड वाले एंटीजन्स हैं और जो फ्री वाले एंटीजन्स हैं उनका सेपरेशन हो जाएगा, वो सेपरेट हो जाएंगे। उनका सेपरेशन हो रहा है किसके थ्रू, बिकॉज सेपरेशन सिस्टम रिया मशीन के अंदर में इंस्टॉल्ड है, लगा हुआ है, इस वजह से वो सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट हो जाने के बाद क्या होगा, जो रेडियो एक्टिव वाले कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको गामा काउंटर रीड कर लेगा काउंट करके, ठीक है। और एक स्टैंडर्ड कर्व प्रिपेयर कर देगा जिसकी हेल्प से हम कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर लेंगे एक किसी भी अननोन सैंपल के अंदर से, ठीक है। तो दिस इज़ द वर्किंग मेथड एंड प्रिंसिपल ऑफ रिया। उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिया। रिया जो होता है टेस्ट हमारा, वो कितने टाइप्स का होता है। तो फर्स्ट टाइप है कॉम्पिटिटिव रिया, जो अभी मैंने जिसका तुरंत प्रिंसिपल एंड वर्किंग प्रोसीजर बताया है वो आपका कॉम्पिटिटिव रिया ही है। सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड है, लेबल्ड अनलेबल्ड एंटीजन को अलग अलग करता है, ठीक है, एंटीबॉडीज़ के साथ में कॉम्पीट करके रिएक्शन देता है। नॉन कॉम्पिटिटिव रिया में क्या होता है, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ये कुछ एसेज में यूज़ होता है, ये डायरेक्टली जा कर के आइसोटोप आयोडीन के बाइंड करते हैं, ठीक है। सो इट इज़ द टाइप, ओनली टू टाइप्स, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। और यहाँ पर जो एलाइज़ा हमने पढ़ा था वो 4 टाइप के पढ़े थे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सैंडविच एंड कॉम्पिटिटिव। तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है, एलाइज़ा में एंड रिया में बोथ आर द डिफरेंट टेस्ट।
बात करते हैं इसका एस्टिमेशन कहाँ पे यूज़ होता है, इसका जो है हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो हार्मोन्स के एस्टिमेशन में जैसे इंसुलिन, TSH, T3, T4, ग्रोथ हार्मोन, कॉर्टिसोल, ठीक है, ढेर सारे हार्मोन्स का एस्टिमेशन, ट्यूमर मार्कर, इन्फेक्शियस डिजीज़ेस के लिए, ड्रग्स की मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है, यूज़ किया जाता है। रिसर्च में भी एंडोक्राइनोलॉजी है, फार्माकोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी है, कैंसर रिसर्च, इन सभी में यूज़ किया जाता है। मॉलिकुलर बायोलॉजी में भी यूज़ किया जाता है। तो इसके जो एप्लीकेशंस हैं आपने नोटिस किया होगा कि इसके एप्लीकेशंस एंड जो एलाइज़ा के एप्लीकेशन है वो ऑलमोस्ट सेम है, बट डिफरेंस क्या है, ये एलाइज़ा से भी ज़्यादा थोड़ा सा एडवांस है, अच्छा है। बात करते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में, तो हाईली सेंसिटिव है मोर देन द एलाइज़ा। सब्सटेंस जो लो कंसंट्रेशन में है उनको भी डिटेक्ट करने की कैपेसिटी रखता है। एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक भी है, एक्यूरेट है, इसके रिज़ल्ट पे हम लोग रिलाई कर सकते हैं। हार्मोनल एस्टिमेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और रिसर्च के लिए भी। बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, तो डिसएडवांटेजेस में यहाँ पर क्योंकि रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज़ किया जा रहा है ना, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा रिस्की है फॉर द पीपल हु आर वर्किंग इन दैट लैबोरेटरी, उनके लिए थोड़ा सा ये रिस्की हो सकता है। रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजेबल थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि नॉर्मली वेस्ट को हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बिहाफ पर डिस्पोज कर सकते हैं, इसको हम नहीं कर सकते, ठीक है। इसको डिस्पोज करने के लिए थोड़ा सा रूल्स अलग हैं और वो एक्सपेंसिव भी हैं, ठीक है। स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स के यहाँ पर नीड होती है, जैसे गामा काउंटर की नीड है, हमको सेपरेशन सिस्टम की नीड है, तो इसके लिए थोड़ा सा ये ज़्यादा महंगा पड़ता है। सॉरी, ओके। तो रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स के लिए जो उनकी शेल्फ़ लाइफ है वो थोड़ा सा कम होता है। जो ट्रेसर होता है वो डिके जल्दी होता है, जल्दी ख़राब होता है, जिसकी वजह से जो रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स हैं उनकी बार बार रिक्वायरमेंट, बार बार ख़रीदना पड़ेगा, है ना। तो इसकी ओवरऑल देखा जाए तो ऑपरेटिंग कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है, और इसको चलाने के लिए भी ट्रेंड पर्सनल्स की नीड है। ऐसे भी नहीं है कि कोई हाँ थोड़ा बहुत सीखा है 2-4 महीने तो उसको हैंडल कर सके, तो इसके लिए थोड़ा सा और एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि जब आप हाईली प्रोफेशनल पर्सन को हायर करते हैं इसको चलाने के लिए, इसकी मशीन्स भी महंगी हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। बात करें कैलिब्रेशन की, तो कैलिब्रेशन सेम वही है, स्टैंडर्ड को प्रिपेयर करना, और स्टैंडर्ड क्योंकि उसका हमको पता है उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, तो एक बार टेस्ट परफॉर्म करके देखेंगे, अगर रिज़ल्ट सही आया मतलब मशीन कैलिब्रेटेड है, और अगर नहीं आया तो इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिकॉशंस के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है हमें ड्यूरिंग द परफॉर्मिंग रिया, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा टॉक्सिसिटी है, जिसकी वजह से थोड़ा केयरली हमको हैंडल करना है। बट बिफोर वी बिगिन द प्रिकॉशन, आई हैव अ नोटिस फॉर यू कि अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं एंड उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट है टेली मेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉरपोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं।
इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो कॉल एंड वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं। इस कोर्स की कंप्लीट फ़ीस 25,000 रुपीज़ है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कोर्स को करने के लिए तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो हाँ, बात करेंगे हम लोग प्रिकॉशंस के बारे में। किन किन प्रिकॉशंस का ध्यान हमको रखना होता है ड्यूरिंग द परफॉर्मिंग रिया। तो सबसे पहले कि रेडिएशन सेफ्टी गाइडलाइंस जो आती हैं रेडिएशन रिगार्डिंग कि कहीं बहुत ज़्यादा जो है नुकसान स्किन को या किसी भी चीज़ को ना पहुंच पाए जिसकी वजह से हार्मफुल हो सके उस पर्सन के लिए जो कि परफॉर्म कर रहा है टेस्ट। ग्लव्स को वियर करें, लैब कोट्स को पहने, पर्सनल जो भी चीज़ें आप पीपीई सेफ्टी प्रिकॉशन आपको करना होता है उनको प्रॉपर्ली करें। डायरेक्ट हैंडलिंग को अवॉइड करना है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्योंकि क्या हो सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं स्किन को। रेडियो एक्टिव रिएजेंट को स्टोर करने के लिए भी जो उसका डेजिग्नेटेड एरियाज़ हैं वहीं रखें, ऐसे भी नहीं खुला नहीं रख सकते हैं। और नॉर्मल जो रिएजेंट यूज़ होते हैं लेबोरेटरी के अंदर हम इनके साथ भी इसको नहीं रख सकते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा हमको हैंडल करना है। मेंटेनेंस की बात करें तो कैलिब्रेट प्रॉपर हो, गंदगी ना हो। रेडिएशन जो शील्ड है वो तुरंत डैमेज हो सकती है, तो रेडिएशन शील्ड की डैमेज के लिए प्रॉपरली टाइम टाइम पर चेकिंग होती रहे। क्लीन वर्क एरियाज़ रहें। पाइपेट्स और इक्विपमेंट्स हर एक चीज़ की प्रॉपर क्लीनिंग एंड सारी चीज़ें होनी चाहिए। सोर्सेज ऑफ एरर क्या हो सकते हैं, किन चीज़ों में गलतियाँ हो सकती हैं। फॉल्स रिजल्ट कब आ सकता है, इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन से। इसके अलावा लो रेडियो एक्टिव ट्रेसर अगर डिके हो रहा है, ख़राब हो रहा है तब आ सकता है। हाई बैकग्राउंड काउंट कब आ सकता है, रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन अगर कंटामिनेशन हुआ है उस टाइम पर भी क्या हो सकता है, बैकग्राउंड हाई आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा पुअर रिप्रोड्यूसिबिलिटी कब हो सकती है, इनएक्यूरेट पिपेटिंग, आपने पिपेटिंग ढंग से नहीं की है, जितना रिएजेंट लेना है, जितना सैंपल एंटीजन एंटीबॉडी मिक्सिंग करनी है आपने प्रॉपर नहीं कर पाया है इसका मतलब। ठीक है, इनकम्प्लीट सेपरेशन की वजह से जो प्रॉपर रिज़ल्ट है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। वेरिएबल रिज़ल्ट है, अलग अलग रिज़ल्ट आ रहे हैं, तो प्रॉपर इंक्यूबेशन आपने या तो नहीं किया है या तो प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मेंटेन किया गया है। फिर हम लोग बात करेंगे एलाइज़ा एंड रिया के बीच के डिफरेंस के बारे में, जिसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज़ ऑलमोस्ट प्रिंसिपल सेम है। एक में रेडियो एक्टिव चीज़ों यूज़ की जा रही हैं, एक में डायरेक्ट एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन हो रहा है, बट रिएक्शन दोनों में हो रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग इसका एक चार्ट देख लेंगे ताकि हमें कंफर्म हो सके कि इनमें फ़र्क क्या है। सबसे पहली चीज़ तो डिटेक्शन लेबल जो डिटेक्ट करवाता है, रिया में रेडियो एक्टिव आइसोटोप यानी आयोडीन का बना हुआ आइसोटोप डिटेक्ट कराएगा, एलाइज़ा में एंजाइम कराएगा। इसका नाम ही है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, यानी कि एंजाइम यहाँ पर काम करेगा। डिटेक्शन मेथड, एलाइज़ा में कलर डेवलप होगा और रिया में रेडियो एक्टिविटी मेजरमेंट करेगा। इंस्ट्रूमेंट, एलाइज़ा के लिए एलाइज़ा रीडर और रिया के लिए गामा काउंटर। ठीक है, सेंसिटिविटी हाई होती
है एलाइज़ा की और रिया की बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, सेफ्टी की बात करें तो एलाइज़ा सेफ़ है, रिया थोड़ा सा, क्योंकि उसमें रेडिएशन के हज़ार्ड्स प्रेजेंट हैं, डेंजरस सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, तो उस पर्सन के लिए जो परफॉर्म कर रहा है तो बहुत ज़्यादा सेफ़ नहीं है। कॉस्ट की बात करें, महंगा क्या है, तो एलाइज़ा थोड़ा कम कॉस्ट का है, रिया हायर कॉस्ट का है। वेस्ट डिस्पोजेबल एलाइज़ा का एकदम सिंपल है, बट रिया के लिए रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। रूटीन यूज़ में जो रूटीनली टेस्ट परफॉर्म किया जाता है तो एलाइज़ा ही हम यूज़ करते हैं, रिया का यूज़ नहीं करते हैं। रिया का यूज़ नॉर्मली रेडिएशन कंसर्न की वजह से नहीं करते हैं, इसी वजह से लेस कॉमन है, यानी कॉमनली हम इसको नहीं परफॉर्म करते। मेजर एप्लीकेशन इन्फेक्शियस डिजीज़ेस, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज़ के लिए हम करते हैं। हार्मोन, ड्रग्स, स्पेशलाइज्ड रिसर्च जो चीज़ें हैं उसके लिए हम हमेशा एलाइज़ा को छोड़ के रिया परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सो इट इज़ ऑल अबाउट रिया। ठीक है, एलाइज़ा एंड रिया हम लोगों ने दोनों पढ़े हैं, दोनों के वर्किंग प्रोसीजर एंड एवरीथिंग वी हैव लर्न फ्रॉम दीज लेक्चर्स। एंड इसके बाद में इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है। लोग को इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, इसका थोड़ा सा इंट्रो मैं यहाँ पर आज की क्लास में दे दूँगी, क्योंकि कंप्लीट नहीं हो पाएगा इलेक्ट्रोफोरेसिस भी। इलेक्ट्रोफोरेसिस आपने हो सकता है इसका नाम सुना हो या कहीं पर भी पढ़ा भी हो, मे बी, क्योंकि फ़िज़िक्स वगैरह में या केमिस्ट्री में, केमिकल एग्जामिनेशन में इनका यूज़ होता है, तो ये बहुत नई चीज़ नहीं है, बट यहाँ पर हम लोग बेसिक से ही पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है सबसे पहले ये जानेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक लैबोरेटरी टेक्निक है जिसका यूज़ हम चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स के सेपरेशन के लिए करते हैं, जैसे कि प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, हीमोग्लोबिन एंड मैनी मोर। बहुत सी चीज़ों को चार्जेस के बिहाफ पर अलग अलग करना, यानी अगर आपको डीएनए, आरएनए या किसी भी चीज़ का मिक्सचर बना के रख दिया जाए तो आप अलग अलग करके उसके अंदर देख सकें कि कौन सी चीज़ कितने अमाउंट में है। इसके लिए यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो ये किस बिहाफ पर अलग अलग करता है, किस बेसिस पे? इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बिहाफ पर करेगा, साइज के बिहाफ पर करेगा, मॉलिकुलर वेट के बिहाफ पर करेगा, जो अप्लाई हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तो इन बिहाफ पर, इन सब बेसिस पे वो अलग अलग करेगा कि किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिकुलर वेट ज़्यादा है या कम है, उसका साइज कैसा है, उस पे चार्जेस कौन से, एनायन है, कैटायन है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो इसके बिहाफ पर ये अलग करेगा। तो मेनली ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में, मॉलिकुलर बायोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में, जेनेटिक्स, ज़्यादातर जेनेटिक्स, फॉरेंसिक साइंस एंड रिसर्च लेबोरेटरीज़ में इसकी नीड होती है। ठीक है, कैसे होती है? बिकॉज़ अलग अलग चीज़ों का मिक्सचर हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में होता है। जैसे हम प्लाज्मा को ही ले लें, प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन्स होंगी, वाटर होगा, एंटीजन होंगे, एंटीबॉडी होंगे, हार्मोन होंगे, एंजाइम्स होंगे, दुनिया भर की चीज़ें प्लाज्मा में हैं। और प्रोटीन, जैसे मैंने आपको बताई, तो प्रोटीन भी एक टाइप की नहीं है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन आवर प्लाज्मा। तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें, हम कैसे डिटेक्ट करें, तो इसके लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस की नीड होती है, जिसमें आपको
जैसे प्लाज्मा प्रोटीन हमारे 3 टाइप के हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन। ठीक है, तो एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन को हमें डिफ्रेंशिएट करना हो कि इसके ब्लड में एल्ब्यूमिन कितना है या फाइब्रिनोजन कितना है, उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ब्लड डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसीज़, प्रोटीन एबनॉर्मलिटीज़ देखने के लिए, इन्फेक्शन, कैंसर्स एंड मैनी मोर डिजीज़ में हम इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं इसकी डेफिनीशन। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब होता है एक एनालिटिकल टेक्निक जिसमें हम चार्ज पार्टिकल्स का माइग्रेट करवाते हैं एक सपोर्टिंग मीडियम के अंदर। ठीक है, उस मीडियम में हम इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, सेपरेट होने के लिए टाइम देंगे। सेपरेट किस बिहाफ पे होगा, पहले भी मैंने अभी बताया है, चार्जेस के बिहाफ पर, साइज़ एंड मॉलिकुलर वेट के बिहाफ पर हम अलग अलग करते हैं। बात करें प्रिंसिपल्स की, तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो प्रिंसिपल है वो चार्ज मॉलिक्यूल के अंदर, जब हम किसी भी एक सोल्यूशन लिया, हमने उसमें चार्ज अप्लाई करा दिया, यानी चार्ज मीन्स करंट, ठीक है, अप्लाई करा दिया और 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए, एनोड एंड कैथोड। तो एनोड एंड कैथोड अपने अपोजिट चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स को अपने ऊपर इकट्ठा कर देता है, यानी पॉजिटिव के जितने मॉलिक्यूल होंगे वो निगेटिव जो है इलेक्ट्रोड पर चले जाएंगे और निगेटिव वाले पॉजिटिव पे आ जाएंगे, जिनको हम कैटायंस एंड एनायंस बोलते हैं। तो ये जो कैटायंस होंगे वो कैथोड पे जाएंगे, एनायंस होंगे वो एनोड पे जाएंगे। तो इस मेथड से वो अलग अलग हो जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज पहले देना पड़ेगा, तभी ऐसा होगा। तो जो रेट ऑफ माइग्रेशन है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिकल चार्ज पे, मॉलिकुलर का साइज, शेप, वेट, है ना। वो जो यूज़ कर रहे हैं सोल्यूशन, उसका बफर कितना है, क्या वो बफर है, आयनिक स्ट्रेंथ कितनी है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है किसी भी इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो फ्लूइड है। तो ये है इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसका प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कैसे चीज़ें सेपरेट होती हैं। जब हम इसका प्रोसीजर पढ़ेंगे तब हमें और अच्छे से समझ में आएगा कि किस बिहाफ पर काम करता है, और कंपोनेंट्स पढ़ेंगे तब उसमें जानेंगे कि क्या क्या यूज़ होता है सॉल्यूशन के लिए और कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, बाकी का जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।